My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English. My today's class is one of the most interesting and well-known story of ICSE, and this is A Horse and Two Goats. This particular story has been written by one of the great novelists and one of the greatest writers of Anglo-Indian, that is R.K. Narayan. R.K. Narayan was born in South India, actually in Chennai in 1906, and he was mostly attached with his grandmother because his father was the principal of his school and he was transferred from one place to another place. That's why he used to live with his grandmother, and his grandmother taught him arithmetic, mythology, Sanskrit, and other things. R.K. Narayan's fame rests on novels, particularly his one of the most important novel, The Guide, for which he received Sahitya Academy Award in 1961, is very famous and he became very popular with this novel. Particularly this story, A Horse and Two Goats, deals with the tradition, deals with the culture of two different places. Actually, in this particular story, there are two important persons are there. One is Muni, who is an old man and he lives with his wife. Another is an American businessman. तो इन्हीं दो के बीच में एक कहानी है और इस कहानी को हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह देखेंगे. कहानी काफ़ी लंबा है, तो इस वीडियो को इसको हम लोग कई पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में बना करके इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं इसके टेक्स्ट बुक के हर एक लाइन से मैं यहाँ गुजरूँगा और ईच एंड एवरी डिटेल मैं यहाँ पर इसका प्रोवाइड करूँगा. इससे पहले कि मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करूँ चैप्टर को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो ज़रूर से ज़रूर इमीडिएटली वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरे सारे वीडियोज़ उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा. इसके अलावा अगर वो लाइक करे तो इसको लाइक बटन दबाना न भूले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को वो शेयर करे, जिससे कि उसे भी मेरी पढ़ाई का लाभ मिल पाएगा. तो चलते हैं, यहाँ पर हम अपने स्टोरी पर आते हैं और हमारा स्टोरी है ए हॉर्स एंड टू गोट्स. ये थर्ड चैप्टर है ICSE के स्टोरी बुक का और इसमें क्या कहता है लाइन टू लाइन इसको हम लोग देखेंगे. सो आई एक्सपेक्ट दैट एवरी स्टूडेंट हैज़ हिज बुक ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ हिम. Of the 700,000 villages dotting the map of India, Kritam was probably the teeniest, indicated on the district survey map by a macroscopic dot. 700,000 यानी 7 lakhs जो इंडिया में विलेजेस हैं, उसमें से अगर डिस्ट्रिक्ट मैप पर कृतम नाम के विलेज को खोजा जाए तो कृतम एक मामूली डॉट के रूप में, टीनियस्ट डॉट मतलब स्मॉलेस्ट डॉट के रूप में ये दिखाई देगा. लेकिन कहने का मतलब ये गांव जो कृतम है बहुत ही छोटा है. कृतम गांव की कहानी है ये, क्योंकि मुनि इसी गांव में रहता था. कृतम साउथ इंडिया का एक गांव है, बहुत ही छोटा गांव है. इट्स साइज डिड नॉट प्रिवेंट इट्स गिविंग इटसेल्फ द ग्रैंडेस्ट नेम कृतम. लेकिन इसके छोटे साइज को देखकर इसके नाम की महानता को कम करके नहीं आंका जा सकता. ये गांव वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके नाम की जो महत्ता है, इसके नाम का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है. क्योंकि ये नाम कृतम जो वर्ड है इसका मतलब होता है, ये तमिल वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है कोरोनेट या क्रॉन यानी ताज. ताज और किसके ऊपर ताज? ऑन द ब्रो ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका ये ताज है, यानी इंडिया का ताज है ये कृतम. ये कहने का मतलब है इस गांव में आमतौर पर 30 हाउसेज से भी कम है, 30 घर से भी कम घर है इस गांव में. एंड ओनली वन ऑफ देम बिल्ड विद ब्रिक एंड सीमेंट. इस 30 घर में से सिर्फ एक ही घर ऐसा है जो
ब्रिक्स और सीमेंट का बना हुआ है। ये जो घर है वो पेंटिंग किया हुआ है इस पर ब्रिलियंट येलो कलर से और ब्लू कलर से। ख़ास तौर पर यहाँ पर बहुत सारे गॉड्स या बहुत सारे गॉडेसेस या बहुत सारे यानी गार्गोइल्स, गार्गोइल्स का मतलब होता है ह्यूमन शेप या एनिमल शेप का भी कार्विंग किया हुआ है। कहाँ पर? उसके वॉल पर, यानी बालुस्ट्रेड के ऊपर। बालुस्ट्रेड का मतलब यहाँ होता है जैसे पैरापेट यानी बाउंड्री वॉल वगैरह होता है उसको बोलते हैं। तो उसके पैरापेट पर, बाउंड्री वॉल पर बहुत सारे मेन, वोमेन, एनिमल्स, गॉड्स, गॉडेसेस वगैरह का पेंटिंग किया हुआ है उस यानी पक्का वाले घर के पास। और आमतौर पर लोग, इस गांव के लोग इस घर को बिग हाउस के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक ही घर ऐसा है जो पक्का का है इस गांव में, इसीलिए लोग इसे बिग हाउस के नाम से बुलाते हैं। जहाँ तक दूसरा घर है, कहता है यहाँ पर कि इसमें, इस गांव में 4 स्ट्रीट्स है और बाकी जो घर है ये जनरली बैम्बू का बना हुआ है यानी बांस का बना हुआ है, और इसका जो रूफ है, छत है, वो खरपतवार से बना हुआ है, मिट्टी का वॉल है और अदर अनस्पेसिफाइड पर से यानी मटेरियल से बना हुआ है। मुनि का घर चौथे स्ट्रीट में पड़ता है। जैसे सामने कहा कि 4 स्ट्रीट है, तो चौथे स्ट्रीट का जो आखिरी घर है वो मुनि का है, और इसके बाद कुछ भी नहीं है और किसी का घर नहीं है। इसके बाद दूर दूर तक फैला हुआ खेत खलिहान ही है। इन हिज प्रॉस्पेरस डेज, अब ये कहता है कि जब मुनि के अच्छे दिन थे तो मुनि के पास 40 भेड़ बकरियां हुआ करता था। 40 यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओन्ड ए फ्लॉक ऑफ 40 शीप एंड गोट्स। भेड़ बकरियों का, 40 भेड़ बकरियों का एक झुंड का वो मालिक था। और क्या करता था? एंड शैलिड फॉर्थ एवरी मॉर्निंग ड्राइविंग द फ्लॉक टू द हाईवे ए कपल ऑफ माइल्स अवे। और इन सबको चराने के लिए यहाँ से 2 मील दूर हाईवे के पास ही ले जाता था अपने सारे भेड़ बकरियों को, और वहाँ पर इसे चराता था, इसको घास खिलाने के लिए वहाँ ले जाता था। देयर वुड सिट ऑन द पेडेस्टल, और उसी हाईवे के पास ये बैठ जाता था। कहाँ पर? ऑन द पेडेस्टल ऑफ ए क्ले स्टैचू ऑफ ए हॉर्स। एक घोड़ा था और घोड़े का जो यानी प्लेटफॉर्म था, घोड़ा का जो स्टैचू था वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर था। उसी प्लेटफॉर्म पर, पेडेस्टल पर ये बैठ जाता था और वहाँ से देखता रहता था कि इसकी जो भेड़ बकरियाँ हैं वो वहाँ पर हाईवे के बगल में चल रही हैं। He carried a crook at the end of a bamboo pole and snapped foliage from the avenue trees to feed his flock. इतना ही नहीं, जब ये वापस आता था तो अपने भेड़ बकरियों को खिलाने के लिए रास्ते में यदि कोई पेड़ होता था तो पेड़ पर से वो उसके टहनियों को भी तोड़ लेता था। किसी से तोड़ता था? यहाँ पर क्रूक, यहाँ लिखा हुआ, ही कैरीड ए क्रूक एट द एंड ऑफ ए बैम्बू पोल। एक बांस का एक यानी बांस का एक लगा जैसा होता था, इसके ऊपर एक यानी नुकीली पॉइंटेड यहाँ पर एक अलग से लकड़ी बांधा जाता था जिससे कि वो उसको लगाकर उसको तोड़ा जा सके। एंड ऑल्सो गैदर फैगोट्स, तो इसके अलावा वो फैगोट्स भी करे। फैगोट्स का मतलब होता है जो सूखे यानी जो लकड़ियाँ होती हैं यानी जो डंडे होते हैं उसको भी ये जमा करता था। और ड्राई स्टिक्स, बंडल देम, इन सारे चीज़ों को वो एक बंडल बनाता था, उसका एक बोझा बनाता था। और ये बंडल जो होता था लकड़ी के जलावन के काम में आता था। ये लकड़ी जिसका वो बंडल बनाता था, और जो रास्ते पर जो पेड़ होता था उससे जो हरे भरे डाल वो तोड़ता था, वो बकरियों को खिलाने के लिए करता था। और इस तरह से सनसेट होने के बाद ये अपने भेड़ बकरियों को और ये इसके बाद ये फाइलेज, इसके बाद ये फैगोट्स वगैरह लेकर घर वापस आता था। ये इसका डेली का रूटीन था। जब इसके अच्छे दिन थे तब की कहानी है। जब ये घर आता था तो हिज वाइफ लिट द डोमेस्टिक फायर एट डॉन। जब डॉन होता था, डॉन मतलब सवेरा, सुबह में, तो सुबह के वक्त इसकी जो वाइफ थी वो क्या करती थी? डोमेस्टिक फायर यानी चूल्हा जलाती थी, वाटर बॉयल करती थी एक मड पॉट में यानी मिट्टी के बर्तन में, और उसमें कुछ मिलेट, हैंडफुल ऑफ मिलेट फ्लोर यानी मिलेट्स का आटा यानी ज्वार बाजरा वगैरह का आटा उस गर्म पानी में वो डालती थी, कुछ सॉल्ट मिला देती थी, और सॉल्ट मिलाने के बाद वो उसको नरिशमेंट के रूप में, दिन भर के नाश्ते के रूप में उसको देता था खाने के लिए। व्हेन ही स्टार्टेड आउट, और जब वो रवाना होता था भेड़ बकरियों को लेकर, तो वो क्या करती थी? शी वुड पुट इन हिज हैंड ए पैक्ड लंच, उसके हाथ में लंच भी देती थी वो,
वंस अगेन द सेम मिलेट, फिर नाश्ते में जो मिलेट वो खाया रहता था वही चीज़ वो उसके खाने में भी देता था। सेम मिलेट कुक्ड इनटू ए लिटिल बॉल विच ही कुड स्वेलो विथ ए रॉ ऑनियन एट मिड डे। उसके साथ वो कुछ प्याज का टुकड़ा भी देता था जिससे वो उसको दिन के खाने के रूप में खाता था। तो ये इसका डेली का रूटीन था, यानी सुबह के वक्त नाश्ता और लंच के लिए लंच पैक करके उसकी वाइफ जो थी वो उसको देती थी और भेड़ बकरियों को लेकर ये हाईवे के पास चराने के लिए चला जाता था। ये सब इनके अच्छे दिनों की कहानी है, लेकिन किसी भी इंसान का नसीब एक जैसा नहीं होता। इसका भी जो नसीब था वो आस्ते आस्ते डिक्लाइन कर गया, इसका नसीब आस्ते आस्ते यानी इससे रूठ गया। नोटिस्ड फ्रॉम ए फ्लॉक ऑफ 40 which drop into a pen at night his stock। तो रात में जब 40 भेड़ बकरियों को अपने उस पेन में, पेन का मतलब है यहाँ पर कि जो उसको बांधने की जगह होती थी तो उसमें वो रखता था। अब उस 40 में से अब इसके पास सिर्फ 2 बकरियाँ बची हुई है और सारे के सारे जो थे वो मर गए। which were tethered to the trunk of a drumstick tree। और अब उसको ड्रम स्टिक ट्री में बांध दिया करता है which grew in front of his hut, जो इसके हट के सामने है, यानी इसके घर के सामने एक ड्रम स्टिक का ट्री है। ड्रम स्टिक में जो सलजम बोलते हैं, तो उसका एक ट्री है उसके सामने और उसी में वो बांध देता है उसको। फ्रॉम विच ओकेजनली मुनि कुड शेक डाउन ड्रम स्टिक। और उसी ड्रम स्टिक के पेड़ से मुनि कभी कभी क्या करता है तो ड्रम स्टिक भी तोड़ कर लाता है। आज की सुबह उसे 6 ड्रम स्टिक्स मिला है और उसको वो लेकर बड़ी खुशी से एक ऐसे जैसे जीत का अनुभव कर रहा हो वो 6 ड्रम स्टिक्स लेकर अपने वाइफ के पास आता है। ऑल्दो नो वन कुड से प्रिसाइजली हु ओन द ट्री। वैसे तो ये ड्रम स्टिक का जो ट्री है वो किसका है ये खास तौर पर कोई नहीं कह सकता, इट वॉज हिज बिकॉज, लेकिन ये कह सकते हैं ये इसी का है क्योंकि ये इसका यूज करता है, उसके शैडो में बैठता है, बकरियों को बांधता है, इसका ड्रम स्टिक्स तोड़कर इसका यूज करता है, उसके लीव्स का यूज करता है। तो कह सकते हैं कि लगभग इसी का है, बट एक्चुअली ये इसका नहीं बल्कि सार्वजनिक है। तो जब ड्रम स्टिक लेकर ये अपनी वाइफ के पास आता है तो इसकी वाइफ कहती है इफ़ यू आर कॉन्टेंट विद द ड्रम स्टिक लीव्स अलोन। अगर तुम ड्रम स्टिक के लीव्स से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो तो मैं क्या करूँगी, आई कुड बॉयल एंड सॉल्ट सम फॉर यू। तो मैं उसको बॉयल करके और कुछ नमक डालकर तुमको खाने में दे दूँगी और तुम्हें आज के लिए यही खाना मिलेगा। ड्रम स्टिक के यानी जो उसके लीव्स हैं उसको बॉयल करके नमक मिलाकर खाने के लिए वो कहती है कि आज ये मिलेगा। लेकिन ये मुनि कहता है ऑफ आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दोज लीव्स। कहता है अरे ये ड्रम स्टिक का पत्ता खाते खाते है तो मैं ऊब चुका हूँ, मैं बहुत पत्ता खाया, अब मैं आज पत्ता नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा जो आज मूड है कुछ और ही खाने का है। आई हैव ए क्रेविंग टू च्यू द ड्रम स्टिक आउट ऑफ सॉस। आज मेरी इच्छा है कि ड्रम स्टिक के को मैं च्यूइंग करूँ, उसको मैं चबाऊँ, वो भी कैसे, सॉस के साथ चटनी लगा लगा कर मुझे ड्रम स्टिक खाने की आज इच्छा हो रही है। इस पर उसकी वाइफ बड़ी गुस्सा हो जाती है, कहती है ये अब ओनली 4 टीथ इन योर जॉ, तुम्हारे जबड़े में सिर्फ 4 दांत बचे हुए हैं लेकिन चाहत बड़ी बड़ी चीज़ों की है। अगर उसने ऐसी कोई बड़ी चाहत तो नहीं की थी लेकिन उसकी गरीबी इतनी थी कि ड्रम स्टिक के साथ सॉस का होना भी उसके लिए मुश्किल था। ऑल राइट गेट द स्टेप। वाइफ कहती है कोई बात नहीं, तुम सामान लेके आओ, जो चटनी का सामान है, सॉस का जो सामान है उसको लेकर आओ एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सॉस बना दूंगी। आफ्टर ऑल नेक्स्ट ईयर यू मे नॉट बी अलाइव टू आस्क फॉर एनीथिंग। और ये बात भी तो है कि अगले साल तो तुम जिंदा रहोगे नहीं तो कुछ पूछोगे कुछ मांगोगे, इसलिए जो मांगना है जो बनाना है जो चाहना है चाह लो, बट फर्स्ट गेट मी ऑल द स्टेप। लेकिन सारा का सारा स्टफ़, सारा का सारा सामान पहले तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा, जिसमें क्या सब जुगाड़ करना पड़ेगा, मेजर ऑफ राइस और मिलेट, राइस या मिलेट। फिर इसके बाद एंड आई विल सेटिस्फाई योर अनहोली क्रेविंग। तो अगर तुम उसका जुगाड़ कर दोगे तो मैं तुम्हारा जो ये भूख है, जो ये पापी जो तुम्हारा भूख है, अनहोली जो क्रेविंग है, उसको मैं पूरा कर दूंगा। हमारा जो स्टोर है किचन का वो बिल्कुल खाली है आज, तो अगर तुमको चाहिए आज अच्छा खाना चाहते हो तुम, तो तुमको लाना होगा दाल, उसके बाद चिल्ली, उसके बाद करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजर, उसके बाद ये सब और एक लार्ज पोटैटो। ये सब अगर तुम लाते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये खाना का जुगाड़ कर दूंगा। गो आउट एंड गेट ऑल दिस, जाओ और ये सब लेकर तुम आओ।
ही रिपीटेड द लास्ट लिस्ट। ये सारा सामान का नाम अभी बेचारा लेने के लिए दुकान जाता है, कुछ सामान भूल ना जाए इसीलिए उस लिस्ट को वो रिपीट करता हुआ जाता है। क्या सब सामान था उसमें? उसमें था यानी चावल और मिलेट के अलावा दाल, चिल्ली, करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजरली ऑयल और इस तरह से लार्ज पोटैटो। तो इस लिस्ट को वो पढ़ता हुआ जा रहा है कि जिससे कोई सामान उसका छूट ना जाए, और आस्ते आस्ते जाकर एक किराने की दुकान के पास जो तीसरी गली में था वहाँ पर जाता है, वहीं से अक्सर ये सामान लाया करता था। मुनि यहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है और मुनि के बैठने के बाद क्या इसको ये सामान मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दुकानदार उसे सामान देता है या नहीं देता है, क्या ये पैसा लेकर गया है या नहीं ले गया है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आखिर क्या होता है देखते हैं, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।